आज की जो वीडियो है ये हमारे पास एक आईफोन 16 आया हुआ है। इसको हमें 256 GB अपग्रेड करना है। लो स्पेस की इशू की वजह से कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम फेसिंग हो रही है, उसकी मेमोरी पूरी भर जाती है। तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पर लेके आए हमारे पास कि इसको 256 GB अपग्रेड करना है। स्क्रीन पे देखिए ये इसकी जो कैपेसिटी है 128 GB है, तो हमको इसको 256 करना है। ये आईफोन 16 है तो इसमें आपकी 256 GB भी हो जाएगी हार्ड डिस्क और 512 भी हो जाएगी। 1 TB ये सपोर्ट नहीं करती है। 1 TB जो लॉन्च हुआ है फ़ोन वो आपका आईफोन 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स है। 16 आपका 512 तक सपोर्ट करेगी। तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि क्या प्रोसीजर है कि हम 256 GB का पूरा प्रोसेस क्या है 128 से 256 GB करने में। इसके अलावा जो हम हॉट गन यूज़ करेंगे उसका एयर और टेम्परेचर क्या रहने वाला है और क्या लेयर अलग करना पड़ता है, नहीं अलग करना पड़ता है। छोटी छोटी जो भी इसके अंदर बातें हैं वो सारी की सारी हम ये वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल हम पीसीबी को बाहर निकाल लेते हैं मदरबोर्ड में से, मिडल में से। दूसरी एक बात और है कि अभी जो 20 दिसंबर 2025 है इसमें हमारी आईफोन की मास्टर लेवल की बैच चालू होने वाली है, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में। ऑनलाइन में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर है 9323111161, ये नंबर पे आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। वैसे इसकी जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है उस डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर डाल दूंगा मेरा 9323111161। चैनल के डिटेल में भी नंबर पड़ी है। अगर आप लोग को इंटरेस्ट है आईफोन की मास्टर लेवल की क्लास ज्वाइन करने में तो आप मेरे नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जो ऑनलाइन हमारी क्लास होने वाली है वो जूम मीटिंग पे होती है क्लास। वो आफ्टर क्लास आपको सपोर्ट भी फुल मिलेगा। जो हमारा व्हाट्सएप का सपोर्ट ग्रुप है उसमें आपका नंबर ऐड कर दिया जाएगा और आपको जो भी कुछ क्यूरी है आईफोन से रिलेटेड उस ग्रुप में आप डाल सकते हैं कि सर मेरे पास ये मॉडल आया है, ये इशू आया है। हमने आपको जो सिखाया है डायग्नोस का तरीका, उस तरीके से आप डायग्नोस कीजिए उसको। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या मुझे भी कॉल मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। कभी कभी क्लास का देखो थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है तो उस वजह से रिप्लाई में भी थोड़ा लेट आ सकता है। मीन्स बहुत आधा घंटा या 1 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। तो जिन किसी भाई को भी इंटरेस्ट है आईफोन की मास्टर लेवल की क्लास अटेंड करने में वो मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और जो क्लास का टाइमिंग होगा वो मॉर्निंग में 12 बजे से लेके 3 या 4 बजे तक आसपास ही क्लास चलेगी। और इस क्लास की अगर किसी को डिटेल चाहिए कि क्लास में क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे तो क्लास में आपका पूरा बेसिक टू एडवांस रहेगा। मीन्स जो आपके कंपोनेंट आते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक आती है, यहाँ से स्टार्ट होगी और क्लास पूरा इच सेक्शन चलेगी। चार्जिंग, डेट, नेटवर्क, लाइट, ग्राफिक, जो भी है सारा कुछ हम स्कीमेटिक्स के हिसाब से सेक्शन वाइज ही चलेंगे। ओके, तो जिसको भी इंटरेस्ट है वो कॉल मैसेज कीजिए और क्लास को ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन में भी लाइव क्लास रहेगी, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं रहेगी, तो उसका आप टेंशन ना लीजिए और बाद में आपको सपोर्ट भी मिलेगा। तो फिर से हम आते हैं वीडियो पे। तो ये देखिए हमको क्या करना है, आपको जब भी आप स्टैंड में पीसीबी को आप फंसाएं तो आप मेक श्योर ये कर लें कि जो लोअर पीसीबी है और जो अपर पीसीबी है वो दोनों ही ग्रिप में आनी चाहिए।
देखिए मेरी ग्रिप प्रॉपर नहीं थी तो मैं ग्रिप फिर से ठीक कर रहा हूँ। आप बात को ध्यान से समझिए, लोअर पीसीबी और अपर पीसीबी दोनों ही स्टैंड के ग्रिप में आनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपने क्या ग्रिप लगाया है, सिर्फ और सिर्फ लोअर पीसीबी को पकड़ा है और अब आप हार्ड डिस्क को रिमूव करने जाएंगे तो लेयर अपने आप ही सेपरेट हो जाएगी और बोर्ड आपका अलग हो जाएगा। देखिए मैंने अपर पीसीबी और लोअर पीसीबी दोनों को ही टाई किया है। अगर अपर पीसीबी आपकी पकड़ी रहेगी तो आप अगर इसको हार्ड डिस्क को आप फोर्स करके भी रिमूव करोगे तो भी कोई इशू नहीं, आपकी पीसीबी सेपरेट नहीं होगी। देखिए अभी मैंने लेयर को सेपरेट किया ही नहीं है, मैंने बिना लेयर के सेपरेट किए हुए ही हम हार्ड डिस्क को रिमूव कर रहे हैं। जो टेम्परेचर हम यूज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर अभी हमारी है 430, एयर है हमारी 100। यहाँ पे टेम्परेचर हम थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ करेंगे। और जो मैं गन यूज़ कर रहा हूँ, ये गन है हमारी YCS की। टेम्परेचर हमने रखा है 430, एयर रखा है 100 और हम हार्ड डिस्क को रिमूव कर रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। यहाँ पे ग्लू कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हार्ड डिस्क की, क्योंकि 16 में साइड में ग्लू बहुत ही कम था। बस आपको यहाँ पर ये चीज़ को ध्यान देना है कि जब आप हीट मार के हार्ड डिस्क आप रिमूव कर रहे हो तो आपका जो ब्लोअर वाला हाथ है ना, वो रुकना नहीं चाहिए। मतलब ब्लोअर को कंटिन्यू आप मूवमेंट करते रहो। क्यों? क्योंकि देखो 16 में हार्ड डिस्क के जस्ट पीछे CPU लगी हुई है। ओके, देखिए कितनी आसानी से हमारे ये हार्ड डिस्क रिमूव हो गई है। अगर आप क्या करेंगे, एक ही जगह हीट मारते रहेंगे तो मे बी आपकी CPU ड्राई हो सकती है। इसके लिए हाथ का जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू ब्लोअर को आप हिलाते ही रहो। ओके, टेम्परेचर जो था हमारा 430 था, एयर हमारा 100 था, गन थी YCS की और जो नोज़ल थी वो जो मिडल नोज़ल आती है, मीन्स आप समझ लीजिए 8 mm, वो 8 mm की हमने नोज़ल यूज़ करी है। अगर आप 861D यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसका जो टेम्परेचर रहेगा 410 के आसपास रहेगा, 410 या 420 रहेगा। और एयर रखना है तो उसकी एयर देखिए, उसकी एयर 100 नहीं यूज़ करना है आपको। अगर 861D यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एयर आप थोड़ी कम रखिए, जैसे कि 70 रखिए या 80 रखिए। पूरा 100 नहीं रखना है, क्योंकि उसकी जो एयर की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। YCS की इतना नहीं है। जो YCS गन यूज़ कर रहे हैं वो देखेंगे कि YCS का गन जब आप हाथ में लेंगे तो ऐसा लगेगा कि हैंडल आपने पकड़ा है नहीं पकड़ा है, ऐसा कुछ फील ही नहीं होगा। बट 860 जो DW है उसमें ऐसा नहीं है, वो थोड़ा हैवी मटेरियल है और गन भी हाथ में जब हम पकड़ते हैं तो काफ़ी हैवी फील होता है। तो उसको आप यूज़ कर रहे हैं तो आप 410 या 420 रखिए टेम्परेचर, और एयर जो रही है 70 या 80 रखिए। अच्छा, आप एक चीज़ और देखिए कि बाकी हम इतना टेम्परेचर रखते नहीं है। अभी हम इतना टेम्परेचर क्यों ज़्यादा हाई पे यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमने लेयर सेपरेट नहीं किए हैं। अगर यही लेयर सेपरेट रहती तो आपको टेम्परेचर कम यूज़ करना है। अगर आपने लेयर सेपरेट करके हार्ड डिस्क को रिमूव कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, टेम्परेचर को लो रखना है। लो कितना रखना है? अप्रॉक्स 370 या 375 आप रखेंगे तो आपकी जो हार्ड डिस्क है वो आसानी से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, 16 में ग्लू भी थोड़ा ज़्यादा नहीं था, देखिए यहाँ पे। तो हमारी ग्लू वगैरह जो PCB की है वो भी क्लीन कर लिए। अब यहाँ पे ट्वीज़र से मैं ग्लू को रिमूव कर रहा हूँ। आप 11 नंबर ब्लेड यूज़ करना है तो 11 नंबर ब्लेड यूज़ कर लीजिए। अदरवाइज एक ग्लू रिमूवर की अलग से ब्लेड आती है, थोड़ी नाइफ के साइज़ की रहती है, वो ब्लेड यूज़ करना है वो यूज़ कर लीजिए। नहीं कुछ तो आप ट्वीज़र भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ट्वीज़र से भी अच्छा क्लीन हो ही जाएगा। आपको 45 एंगल डिग्री पे ट्वीज़र को पकड़ना है और जहाँ पे आपका ट्वीज़र का नीब रहेगी वहीं पर आपकी ब्लोअर की नीब रहनी चाहिए।
तो आपका ग्लू एकदम फटाफट अच्छे से रिमूव होगा। एक चीज़ और देखिए यहाँ पर कि मैंने सिर्फ और सिर्फ पीसीबी को मेन स्टैंड में लगाया हूँ, पीसीबी पे टेप वगैरह कुछ नहीं किया हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा स्टैंड ऐसा है कि जिसकी ग्रिप लोअर पीसीबी और अपर पीसीबी दोनों को ही मिल जा रही है। इसी वजह से मैंने क्या किया है, मैंने कोई टेप वगैरह नहीं मारा है और इसीलिए मेरा लेयर जो सेपरेट करना था, मेरा लेयर सेपरेट भी नहीं करना पड़ा। अगर इस तरह का स्टैंड नहीं है आपके पास में तो एक दूसरा तरीका भी है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो कागज टेप आता है या सिल्वर टेप आता है या येलो टेप आता है, कोई भी टेप आता है ना, उस टेप को आपको पीसीबी पे पूरी अच्छे तरीके से लगानी पड़ेगी। मैं अपर पीसीबी और जिस तरह हम लपेटते हैं ना किसी चीज़ को रैप करते हैं, उसी तरह आपको पीसीबी को रैप करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप इस तरह का स्टैंड नहीं यूज़ करेंगे कि जो आपका अपर पीसीबी को पकड़ सके, तो डेफिनेटली जब हार्ड डिस्क को रिमूव करने जाएंगे तो आपका लेयर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अगर वैसा नहीं हुआ तो आपको लेयर बनानी पड़ेगी, बट करनी पड़ेगी। और एक चीज़ और है कि ये जो फॉर्मूला अभी हम यूज़ कर रहे हैं, ये फॉर्मूला आपका कब यूज़ होएगा, जब आपका लेयर कंपनी का है, सेपरेट नहीं हुआ है। अगर आपका एक बार लेयर सेपरेट हो गया है तो आपका जो टेप वाला तरीका है वो काम नहीं करेगा, बट ये पीसीबी जो स्टैंड वाला है ये तरीका आपका काम करेगा लेयर बनने के बाद भी। क्योंकि देखिए, जब आप कंपनी की जो लेयर रहती है उसके जो बॉल के साइज़ रहते हैं वो काफ़ी छोटे रहते हैं, मीन्स सिर्फ वो मशीन से चिपके हुए रहते हैं। लेकिन हम जो लेयर बनाते हैं वो गोल और काफ़ी बड़े बन जाते हैं। तो उस कंडीशन में अगर लेयर पहले से रिवॉल्व है और आपको हार्ड डिस्क करनी है और आपने अगर टेप लगा दिया चारों साइड से और आपने जैसे ही हीट मारेंगे सारी की सारी बॉल आपस में चिपक जाएगी तो वो तरीका सेफ तरीका नहीं है। ठीक है, हमने पीसीबी अभी पूरा क्लीन कर लिया है। अब जो हम हार्ड डिस्क ले रहे हैं 256 GB, वो हमारे पास 16 का पीसीबी नहीं है, तो हम 16 प्रो का जो पीसीबी है या मैक्स का पीसीबी है उसमें से हम 256 GB रिमूव करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि देखिए, बहुत से बंदे हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ऑलरेडी आईफोन का काम करते हैं, तो उनको पता रहेगा कि किस सीरीज़ से किस सीरीज़ तक हार्ड डिस्क को जब हम रिमूव करके लगाते हैं तो प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, नहीं पढ़नी पड़ती है। लेकिन जो नए बंदे हैं या जो एंड्रॉयड का काम करते हैं, जिनको आइडिया नहीं है, उनके लिए मैं बता दूं कि आईफोन 12 और उसके नीचे की सीरीज़, यहाँ से 2 पार्टीशन डिवाइड हो गया है। इट मीन्स 11 प्रो मैक्स तक अगर आप हार्ड डिस्क को रिप्लेस करते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। और 11 प्रो मैक्स के बाद में मीन्स 12 से लेके अभी तक जितने भी मॉडल हैं 16 प्रो मैक्स तक का, इनमें आपको हार्ड डिस्क की प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती है। ओके, बस आपको डायरेक्टली हार्ड डिस्क को रिमूव करना है और आपको लगा देना है। तो जो 256 GB हार्ड डिस्क हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे पास 16 प्रो था, उसमें से हमने हार्ड डिस्क को रिमूव कर लिया। इन सीरीज में मीन्स 12 से आईफोन 12 से आपको अगर हार्ड डिस्क की GB अपग्रेड करना है या फिर आपके हार्ड डिस्क में कोई एरर वगैरह है तो आपको कोई प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्टली हार्ड डिस्क रिमूव कीजिए और फ़ोन में लगा के फ्लैश करना पड़ेगा। आप जैसे कि अब हार्ड डिस्क रिप्लेस करेंगे, कोई और फ़ोन की डालेंगे, तो आपका जो फ़ोन है वो DFU मोड में चले जाएगा ऑटोमेटिकली। ब्लैंक स्क्रीन में PC पे डिटेक्ट होगा और आपको रिस्टोर करना पड़ेगा। रिस्टोर कंपलसरी, बिना रिस्टोर के आपका फ़ोन चालू नहीं होगा। एक चीज़ और है कि जैसे मान लीजिए अभी मैं आईफोन 16 की मेमोरी अपग्रेड कर रहा हूँ, तो अब अगर मैं 15 की हार्ड डिस्क को रिमूव करके यहाँ पे लगाता हूँ तो मेरी फ्लैशिंग नहीं होगी है। अगर मैं 15 सीरीज से 256 GB निकालता हूँ, देखिए हार्ड डिस्क तो सेम है। आईफोन में जो हार्ड डिस्क आती है वो आपकी 4 टाइप की आती है। पहली आती है आपकी BGA60 आती है। BGA60 मीन्स होता है कि जो आईफोन 6 सीरीज़ की है। फिर दूसरी जो हार्ड डिस्क की टाइप आती है वो आती है BGA70 आती है।
70 मीन्स 7 सीरीज़ की, जैसे आईफोन 7, 7 प्लस, 6s, 6s प्लस यहाँ की आती है। तीसरी जो सीरीज़ आती है आपकी BGA 110 आती है, वो आपका आईफोन 8 से लेके 13 प्रो मैक्स तक का लगती है BGA 110। और जो चौथी सीरीज़ है उसको हम कहते हैं BGA 315, जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये सीरीज़ स्टार्ट होती है आईफोन 14 से, मीन्स आईफोन 14 की पूरी सीरीज़, 15 की सीरीज़, 16 की सीरीज़ और 17 की सीरीज़, ये सारी सीरीज़ों में BGA 315 लगती है। ये 315 क्या रहता है, इसका जो बॉल का नंबर रहता है वो रहता है 315। तो आपकी सीरीज़ मैच हो जाएगी। इट मीन्स अगर आप 16 में हार्ड डिस्क डालना है तो आप 16 प्रो से निकाल के डाल सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 15 से या 14 से निकाल के डालेंगे तो उसके अंदर इशू आ जाएगा, मीन्स फ्लैशिंग स्टार्ट नहीं होगी। अच्छा, फ्लैशिंग क्यों नहीं स्टार्ट होती है? क्योंकि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, पार्टीशन होती है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर में जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको नाम मिलेगा SYSCFG, उसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप 15 की हार्ड डिस्क को अगर आप फॉर्मेट करके लगाते हो तो 16 में काम कर जाएगी वो। लेकिन अगर आप डायरेक्टली 15 से रिमूव करके 16 में लगाते हो तो 18% पे एरर मार सकती है वो और फ्लैशिंग स्टार्ट नहीं होगी। ओके, इसीलिए मैंने जो यूज़ किया, मैंने 16 प्रो की हार्ड डिस्क को यूज़ किया है। अभी हमारी हार्ड डिस्क रिवॉल्व में जो PPD यूज़ किए हैं वो 183 है। अच्छा, यहाँ पर कई बंदों को थोड़ा डर लगता है, वो 148 से रिवॉल्व करके हार्ड डिस्क को लगा देते हैं। वो सोचते हैं पीछे CPU है, कहीं से बोर्ड हमारा ज़्यादा हीट ना हो जाए। लेकिन उस केस में क्या होता है, अगर आप PPD 148 यूज़ करोगे तो आपके रिटर्न आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मीन्स कुछ दिन में ये PPD ड्राई होगी। क्यों? देखिए, कुछ पार्ट जो फ़ोन के हैं ना, वो सेक्शन समझ लीजिए आप, वो बहुत ज़्यादा हीटअप होते हैं। जैसे देखिए, हार्ड डिस्क कंटिन्यू चलती रहती है, CPU रैम कंटिन्यू चलते रहता है। लेकिन हम अदर सेक्शन की बात करें तो अदर सेक्शन कंटिन्यू नहीं चलता है। कुछ सेक्शन है जो AOP जाते हैं। AOP मीन्स ऑलवेज ऑन प्रोसेसिंग, तो वो सेक्शन हीट बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से ड्राई हो जाती है। आप ये भी देखते हो कि जब हम CPU को सेपरेट करते हैं तो उसके ऊपर थर्मल पेस्ट लगा हुआ मिलता है। क्यों? CPU को कूल डाउन करने के लिए। तो यहाँ पर मेरी रिकमेंड है, आप 148 ना यूज़ किया करो, रिपीट केस आने के चांसेस रहते हैं। 183 यूज़ करो। ओके, तो ये हमने 16 प्रो से 256 GB लगा के जी बॉल करके यहाँ पे अब हम 16 में लगाएंगे। अभी जो टेम्परेचर यूज़ करना है वो आप कम यूज़ कर लो। देखिए, अगर मैंने 430 पे रिमूव किया था तो अगर मैं फिर 430 से बिठाऊंगा भी तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर अभी हमारा 183 हमने PPD मीन्स थोड़ी सी लो मेल्टिंग हो गई है तो 400 भी टेम्परेचर यूज़ करेंगे तो कोई इशू नहीं। या फिर अगर आप उसी टेम्परेचर पे बिठा रहे हैं 430 पे तो भी कोई इशू नहीं आएगा आपको। क्योंकि जो हमारी पहले PPD थी वो 220 आती है, जो मदरबोर्ड में कंपनी से PPD लग के आती है जिससे रिवॉल्व वगैरह हुआ रहता है, वो PPD का टेम्परेचर 220 रहता है। और अभी हमने थोड़ा सा लो किया है। अगर हम ज़्यादा लो करेंगे, 148 वगैरह करेंगे तो ड्राइनेस की इशू आती है। मे बी हैंडसेट आपका 1 वीक या 1 मंथ में रिपीट आता ही आता है। तो हार्ड डिस्क और CPU के लिए जब भी आपको यूज़ करना है तो 183 यूज़ करें। 183 में एक चीज़ और है कि देखिए, मेरे हिसाब से हर एक बंदे हैं ना बहुत परेशान है। किसको परेशान है? कि PPD को लेके, ये सर कौन सी PPD यूज़ करे, कौन सी PPD अच्छी है, कौन सी PPD नहीं है। और वाकई में मार्केट में क्या है कि कॉपी PPD भी आ रही है, आपको बेच देंगे वो कंपनी के नाम से, लेकिन PPD वो दूसरी रहेगी। तो आप लोग एक काम और करना, मैं जो मेरी रिकमेंड PPD है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं बताता हूँ, आप लोग कमेंट में आपकी जो रिकमेंड PPD है वो बताना।
तो जितने बंदों की कमेंट आएगी, अगर समझो कि इन्होंने एक ही पीपीटी का मल्टीपल बार नाम आया है हाँ कमेंट में, तो आप दूसरे बंदों को ये फ़ायदा हो सकता है कमेंट रेड करके कि हाँ ये पीपीटी अच्छी हो सकती है। मैं जो पीपीटी यूज़ कर रहा हूँ और जो मुझे अच्छी लगती है, ये माइंड कंपनी की आती है 183 वाइट कलर की इसकी डिब्बी आती है, वो मैं यूज़ करता हूँ। मेरे हिसाब से वो पीपीटी अच्छी है। लेकिन देखिए अभी आपके हिसाब से मे भी आप लोग भी अलग अलग यूज़ करते रहेंगे, तो आप कमेंट में बताना कि आपके हिसाब से कौन सी पीपीटी आप जो यूज़ कर रहे हो और आपको बेटर लगे। ऐसा नहीं कि बस आप डायरेक्टली नाम लिख दो, आप बताना कि हाँ सर ये पीपीटी मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसका अच्छा रिजल्ट है, ड्राई नहीं होती है और सीपीयू वगैरह रिवॉल्व करने के बाद में या हार्ड डिस्क वगैरह रिवॉल्व करने में रिपीट केस कम है। ओके, तो फिलहाल हार्ड डिस्क जो है वो मैंने बिठा दिया है। अब नेक्स्ट है हमको इसको फ्लैश करना, क्योंकि अभी हमारा फ़ोन DFE मोड में डिटेक्ट होगा, पीसी में डायरेक्ट चालू नहीं होगा। आईफोन में 2 मोड आते हैं। पहला जो मोड आता है वो रिकवरी मोड आता है, जिसमें आपको iTunes का लोगो बन के आएगा और केबल इंसर्ट करने का एक सिंबल आएगा। जो दूसरा मोड है उसको हम कहते हैं DFE मोड। DFE मोड में इसमें आपको कोई स्क्रीन शो नहीं होगी, बट आपका फ़ोन पीसी पर डिटेक्ट होगा और वहाँ पे लिख के आएगा DFE मोड। अब दोनों मोड में डिफरेंट क्या है, DFE मोड और रिकवरी मोड में डिफरेंट क्या है। अगर हम रिकवरी मोड की बात करें तो इसमें कंपनी ने ऑप्शन दे के रखा है कि आप फ़ोन को अपग्रेड भी कर सकते हो। अपग्रेड मीन्स विदाउट डेटा लॉस, आपके फ़ोन का डेटा लॉस नहीं होगा। सिंपली जैसे एग्जांपल के लिए आपका मान लीजिए कोई एरर आ गया है आपके फ़ोन में, तो आप वहाँ पर 3U2 अगर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रिटेन यूज़र डेटा। और अगर आप iTunes से फ़ोन को अपग्रेड कर रहे हो तो वहाँ पर आपको सिंपली 2 ऑप्शन दिखेगा, एक अपडेट एक रिस्टोर करके आएगा। तो आपको अपडेट वाला ऑप्शन चूज़ करना है, जहाँ पे आपका अगर नॉर्मल कोई बग रहेगा सॉफ्टवेयर के थ्रू रिलेटेड रहेगा तो वो सॉल्व हो जाएगा और आपका जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो अपग्रेड हो जाएगा। बट DFE जो मोड होता है इसमें 100% आपका डेटा लॉस्ट होगा ही होगा। इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है कि आप डेटा बचा ले आपका। तो ये दोनों मोड में थोड़ा मेजर डिफरेंट है। दूसरा डिफरेंट क्या है, स्क्रीन का। स्क्रीन मीन्स iTunes जो मोड होता है उसमें आपका केबल का सिंबल बन के आएगा, और जो DFE मोड होता है DFE मोड में आपका कोई केबल का सिंबल बन के नहीं आएगा। आपकी स्क्रीन ब्लैंक रहेगी बट आपका फ़ोन पीसी से डिटेक्ट होगा। ओके, ये जो 2 मोड आते हैं। अब जैसे कि आप कोई न्यू हार्ड डिस्क रिप्लेस करते हो तो फ़ोन आपका डायरेक्टली DFE मोड में चले जाता है, और ये एप्पल के मैकबुक है, मैकबुक के लिए भी सेम ही है। आप हार्ड डिस्क रिप्लेस करोगे फ़ोन आपका DFE मोड में चले जाएगा। मैकबुक को भी आपको करना है तो आप उसको भी iTunes से ही रिस्टोर करना पड़ेगा। और जो दूसरा है आपका जो मोबाइल है, मोबाइल में भी कभी आप हार्ड डिस्क चेंज करते हो, कोई भी मॉडल हो आपका, जो पिछले मॉडल भी हैं जैसे 11, 7 वगैरह, और अभी के नए हैं 17, 16, इनमें भी सब में सेम ही प्रोसीजर। अगर आप कोई हार्ड डिस्क रिप्लेस करते हो तो आपका फ़ोन iTunes मोड में नहीं जाएगा, वो आपका DFE मोड में ही जाएगा। और जब फ्लैशिंग करोगे तो CPU से वो मर्ज हो जाएगा और CPU और हार्ड डिस्क दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर मैं जो फ्रंट कैमरा है, बैक कैमरा है, सारा कुछ लगा के मैं इसको सॉफ्टवेयर करूँगा। अगर मान लीजिए मैं सिर्फ PCB को सॉफ्टवेयर कर देता हूँ तो हमारी फेस ID बंद हो जाएगी, फ्रंट कैमरा बंद हो जाएगा। और मे बी अब जो नए मॉडल हैं 16 वगैरह है या 17 वगैरह, इनमें क्या है कि अगर आप सिंगल बोर्ड को रिस्टोर कर रहे हो, सिंगल बोर्ड मतलब मिडल के अंदर नहीं है वो, सिर्फ बोर्ड को अगर मदरबोर्ड को आप रिस्टोर कर रहे हो तो इनमें काफ़ी एरर आते हैं। जैसे वायरलेस चार्जिंग नहीं कनेक्टेड है तो भी आपका फ़ोन एरर मारेगा, ईयर स्पीकर की बेल्ट नहीं कनेक्टेड है तो भी आपका फ़ोन एरर मारेगा। ये एरर जो आता है अप्रॉक्स आपका 40% जब फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाती है 3D रोल में, तो उसके बाद में आपको एरर आता है। सॉरी। तो जो नेक्स्ट है, अब हमारा फ़ोन देखिए कोई स्क्रीन नहीं आ रही है और यह हमारा DFE मोड में फ़ोन चला गया है। अभी मैं 3D टूल आपको दिखाता हूँ। 3D टूल में डिटेक्ट होगा ये DFE मोड में। स्क्रीन पे 3D टूल में ऐड कर लेता हूँ तो आपको फ्लैशिंग भी दिखती रहेगी।
अच्छा, जो DFE मोड आता है, DFE मोड में भी एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि जब भी आपका फ़ोन DFE मोड में कनेक्ट होगा तो वो कंपल्सरी मॉडल नंबर दिखाना चाहिए। मॉडल नंबर मीन्स जो मॉडल डिटेक्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए मेरे पास फाइल नहीं है तो मैंने फाइल डाउनलोड पे लगाया 3 टूल पे। और जब हम डिवाइस पे जाएंगे तो डिवाइस पे क्या है कि जो फ़ोन का मॉडल नंबर है वो फ़ोन का मॉडल नंबर आपको शो होना चाहिए। मीन्स जैसे आपने 13 का डिटेक्ट किया है तो 13 होना चाहिए, 16 डिटेक्ट किया है तो 16 वहाँ पर होना ही चाहिए। अगर ये मॉडल नंबर शो नहीं होता है, अगर मान लीजिए मॉडल नंबर शो नहीं होता है तो ये जो फॉल्ट होता है ये आपका जो CPU लगा है उसके पास में आपको कुछ रजिस्टर मिलेंगे जिनका नाम रहता है बोर्ड ID। आपको वो चेक करना रहता है, कभी वो ड्राई या उनकी वैल्यू चेंज हो गई या वो ख़राब हो गए तो ऐसा हो सकता है कि आपका फ़ोन सेम मॉडल ना दिखाए। मीन्स DFE में डिटेक्ट होगा बट जो मॉडल नंबर है मॉडल नंबर शो नहीं होगा। ओके, तो अभी हम फ्लैशिंग स्टार्ट कर दिए हैं। ओके, 18%, 19% हमारी फ्लैशिंग चालू हो गई है। 22%। देखिए यहाँ पर अगर मेरी हार्ड डिस्क मैच नहीं होती, मीन्स अगर मैं 15 की या 14 की कोई हार्ड डिस्क यूज़ किया था तो 18% पे ये एरर कर देती थी। अभी देखिए हमारी फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई और हमारा 25% पे चला भी गया। ओके, फ्लैशिंग हमारी अभी हो रही है। सेवेंटी 76% तक हमारी फ्लैशिंग हो गई है अभी फिलहाल। अभी यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं बैक ग्लास, मीन्स बैक ग्लास में क्यों एरर मारता है, ब्लैक ग्लास में आपकी वायरलेस चार्जिंग की बेड लगी हुई है। अगर बैक ग्लास नहीं लगा रहता है तो फ़ोन आपका बीच में 40% के बाद में कोई एरर मार सकता है, या ईयर स्पीकर की बेल्ट नहीं लगी रहती है तो भी फ़ोन कई बार आपका फ्लैशिंग में एरर मारता है। दूसरा, अगर हम फ्रंट कैमरा या फेस आईडी के मॉड्यूल नहीं लगा के फ्लैश करते थे तो भी क्या होता था, हमारा फ़ोन तो चालू हो जाता था, उसमें फ्लैशिंग में एरर नहीं आता था, लेकिन फिर फेस आईडी हमारी बंद हो जाती थी। आयर कैमरे का सीरियल इस टाइम पे विदाउट अगर मॉड्यूल की आप फ्लैश कर दोगे तो वहाँ पर जब आप डिटेक्ट करोगे तो आयर कैमरे का सीरियल नंबर जो है वो आपको 00 शो होगा। ओके, देखिए हमारा 256 GB हो गया। वहाँ पर हमने लेयर वगैरह कुछ भी सेपरेट नहीं किया। ओके, कितना स्मूथली हो गया है आप देखिए। मेन चीज़ क्या थी कि आपको किन किन बातों का ये वीडियो देखने के बाद ध्यान रखना है। पहला जो ध्यान रखना है, आप जब भी PCB स्टैंड में PCB को फंसाओ, ओके, तो आपका अपर जो बोर्ड है और लोअर बोर्ड है दोनों की ग्रिप एक साथ में चाहिए। इट मीन्स अगर जब हार्ड डिस्क को तो हल्का सा फोर्स करके उठाओ तो आपका लेयर से लोअर और अपर PCB सेपरेट नहीं होना चाहिए। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, आपको जो PPD है 148 आपको यूज़ नहीं करनी, आपको 183 यूज़ करना है। तीसरा, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रखना है। अगर आप लो टेम्परेचर रखेंगे
और अब हार्ड डिस्क को पुल करेंगे तो लोअर और अपर दोनों बोर्ड ज्वाइंट है, इस वजह से क्या होएगा, लो टेम्परेचर पे काम नहीं करेगी और आपके हार्ड डिस्क में भी या तो पीसीबी के ट्रैक निकलेंगे या तो हार्ड डिस्क के ट्रैक निकलेंगे। अगर आप फोर्स करोगे तो टेम्परेचर थोड़ा सा आपको हाई रखना पड़ेगा। जब आप सिंगल बोर्ड सेपरेट कर चुके हो और उसके बाद आप कर रहे हो तो आपको टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा। तो फिलहाल देखिए हमारी 256 GB हो गई है। ओके, पहले हमारा 128 की कैपेसिटी थी, अभी हमारी 256 की GB हो गई है। अब ये मैटर नहीं करता कि वो 16 प्रो है या प्रो है या मैक्स है, कोई भी मॉडल हो, प्रोसीजर आपका सेम है। देखिए यहाँ पर हार्ड डिस्क को हमने कोई प्रोग्रामिंग वगैरह कोई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और जो फंक्शनलिटी है वो चेक कर रहे हैं तो हमारा कैमरा वगैरह सब कुछ चल रहा है। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी लेयर वगैरह की कोई इशू नहीं आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जिनको कोर्स ज्वाइन करना है वो मुझे कॉल मैसेज कीजिए। 20 तारीख से हमारी